चलिए बात करते हैं लास्ट वीडियो में इस चैप्टर का और सिलेबस का लास्ट है ये। उसके बाद तो अब रिवीजन वगैरह वीडियो आएंगी या फिर नेक्स्ट बैच के लिए हम दोबारा से वीडियो देख लेंगे। अभी ये लास्ट वीडियो रहेगी। अदर रिटर्न्स जो हैं वो हमारी सेक्शन 40 में कह रहा है फर्स्ट रिटर्न। व्हेन ए पर्सन बिकम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन आफ्टर हिज टर्नओवर क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड लिमिट ही में अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज। हमें पता है ना 30 दिन के अंदर अंदर आपको बताना पड़ेगा। तो उन 30 दिन के अंदर अंदर जब तक रजिस्ट्रेशन मिलेगा बैकडेट से मिल जाएगा। अगर 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो उसने इन दौरान सेल करा उसे टैक्स इनवॉइस रिवाइज करके भेजता है वो। तो रजिस्टर्ड पर्सन में इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइस अगेंस्ट द इनवॉइस ऑलरेडी इशूड ड्यूरिंग द सेट पीरियड, और उसके लिए उसे 1 महीने का टाइम मिलता है ना। तो सेक्शन 40 कहता है कि ऐसा रजिस्ट्रेशन पर्सन डिक्लेयर हिज आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग सेट पीरियड इन द फर्स्ट रिटर्न फर्निश्ड बाय हिम आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जब वो पहली रिटर्न फाइल करेगा तो वो जो रिवाइज सारे हैं उनकी सारी डिटेल भी डाल देगा, क्योंकि पहले तो उसने नॉर्मल इनवॉइस दिया होगा ना। तो फॉर्मेट ऑफ दिस रिटर्न इज सेम एज रेगुलर रिटर्न। जो भी उसकी नॉर्मल रिटर्न है उसी में ही वो कर देगा, डिटेल बता देगा ये उसने इशू करे। तो लास्ट में हमने जीएसटीआर 7 तक बात करी थी। अब हम बात कर रहे हैं जीएसटीआर 8, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। हमने पढ़ा था जो हमारा ईसीओ होते हैं वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखा है जीएसटीआर 8 फाइल करनी पड़ेगी उन्हें। तो मंथली स्टेटमेंट होगा और वो जीएसटीआर 8 में इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे फाइल, including the supply of goods or service or both return through it and the amount of tax collected at source। तो जो उनके थ्रू कॉमन पोर्टल के थ्रू सब कुछ डिटेल जाएगी। ये लास्ट डेट क्या रहेगी? लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग स्टेटमेंट एंड फॉर डिपॉजिट ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो डिटेल्स इन जीएसटीआर 8 शुड बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है। Further amount of tax collected is required to be deposited by the 10th of the next month। तो वही है जो रिटर्न की फाइल है, वही टैक्स डिपॉजिट कराने की फाइल है। जो भी टैक्स कलेक्ट किया वो नेक्स्ट मंथ की 10 तक आपको डिपॉजिट कराना है। TCS details available to supplier on common portal and claiming of TCS by suppliers। तो डिटेल ऑफ TCS furnished by ECO in GSTR 8 वो अवेलेबल हो जाएगी हर एक सप्लायर के पास जिनका डिटेल डाला जाएगा, और वो आगे जाके क्रेडिट ले सकते हैं वैलिडेशन के बाद। ठीक है, यहां तक क्लियर है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो इफ आफ्टर सबमिशन ऑफ जीएसटीआर 8 इन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है ना, तो नोट बीइंग रिजल्ट ऑफ स्क्रूटनी वगैरह, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट मंथ की जीएसटीआर में वही है जैसा हम पहले था अपडेट कर देंगे। रेक्टिफिकेशन कभी भी कोई अलाउ नहीं है। नाउ जीएसटीआर 9, 9A and 9B एनुअल रिटर्न। सेक्शन 44, who is required to furnish the annual return and what is the due date for the same? All registered person are required to file an annual return। तो हमने मंथली रिटर्न फाइल करी, क्वार्टरली रिटर्न हो गया, कंपोजिशन वाले ने जीएसटीआर 4 करी एनुअली। हाउएवर जो हमारे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, पर्सन ऑथराइज टीडीएस टीसीएस वाले हैं, तो उनके अलावा सब लोगों को क्या करना है? एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी है 31 दिसंबर। ठीक है, तो उसमें नेक्स्ट ईयर का मतलब ईयर एंड हुआ 31 मार्च, तो उनके पास 9 महीना है रिटर्न फाइल करने के लिए एनुअल रिटर्न। फॉर्म क्या है? द एनुअल रिटर्न इज टू बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन जीएसटीआर 9। ठीक है। पर्सन रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन, उन्हें क्या करना है? जीएसटीआर 9A। It may be noted that ECO required to collect tax, तो उन्हें फाइल करना है जीएसटीआर 9B में, लेकिन वो अभी नोटिफाई नहीं हुआ है। ठीक है।
सबके लिए क्या डेट है? 31 दिसंबर। हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश ए सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट? All registered person are required to furnish a self-certified reconciliation statement along with annual return अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो उन्हें एक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट डालना पड़ेगा साथ में। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें जरूरत नहीं है, जो बार बार आ रहा है, ठीक है, इन सबको जरूरत नहीं है सच। और ये जो सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, तो ये है सच रजिस्टर्ड पर्सन शुड फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली एनुअल रिटर्न अलोंग विद द कॉपी ऑफ सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और वो जीएसटीआर 9C में जाएगा। तो जीएसटीआर 9C में इन्हें एक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जमा कराना पड़ेगा। ये टैक्स आया गया, ये एडजस्ट पेमेंट, ये सारी डिटेल। Self-certified reconciliation statement will reconcile the value of supply declared in the return furnished for the financial year with the audited annual financial statement। तो सारा आप उसमें रिकॉन्साइल करके जमा कराएं, क्योंकि आपको ऑडिट भी कराना पड़ेगा। The Department of the Central State Government Local Authority whose book of account are subject to audit by CAG or auditor appointed auditing the account of local authority under any law are exempt from the requirement of furnishing an annual return including self-certified reconciliation statement, क्योंकि वो गवर्नमेंट के थ्रू ऑलरेडी उनका ऑडिट हो रहा है, तो उनको जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है जिनका ऑडिट हो रहा है। जीएसटीआर 10 फाइनल रिटर्न सेक्शन 45। Every registered person who is required to furnish return under section 39(1) and whose registration has been surrendered or cancelled, तो उन्हें एक फाइनल लास्ट रिटर्न फाइल करनी है जीएसटीआर 10। ठीक है, मतलब खत्म हो रहा है, आप टाटा बाय बाय कर रहे हैं, तो आपको जीएसटीआर 10 फाइल करनी है। What is the time limit? The final return to be filed within 3 months from the cancellation, date of cancellation और date of order of cancellation, जो भी लेटर है, जो भी इन दोनों में से लेट है, उस पर आपको 3 महीने के अंदर अंदर रिटर्न फाइल करनी है। नाउ जीएसटीआर 11 डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग यूआईएन। तो हमने बात करी थी यूआईएन is issued for claiming refund of taxes paid on inward supply। UIN रजिस्टर्ड नहीं होते हैं बट टेम्परेरी काम हो जाता है, तो when UIN is issued for claiming refund of taxes paid on inward supply, so such person shall furnish the detail of those inward supply of taxable goods or services on which refund of taxes has been claimed in GSTR 11 along with application of such refund claim। आपको GSTR 11 फाइल करना है, और अगर UIN इशू किया गया है अदर देन रिफंड, तो उनको such person shall furnish the detail of inward supply of taxable goods or services as may be required by proper officer in form GSTR 11। तो GSTR 11 रहेगा UIN वालों के लिए। अगर आपने लेट करा, डिफॉल्ट करा फर्निशिंग रिटर्न में, तो सेक्शन 46 और 47 आ जाएंगे। नोटिस दिया जाएगा सेक्शन 46 में रिटर्न के लिए डिफॉल्टर को, तो एक नोटिस दिया जाएगा प्रेस्क्राइब फॉर्म में रजिस्टर्ड पर्सन को जिन्होंने सेक्शन 39 में रिटर्न फाइल नहीं करी है। नॉर्मल रिटर्न सेक्शन 39 में होती है, या एनुअल रिटर्न सेक्शन 44 में होती है, या फाइनल रिटर्न सेक्शन 45 में होती है, और टीसीएस की स्टेटमेंट सेक्शन 52 वाली तो नोटिस में दिया जाएगा। नोटिस रिक्वायर द रजिस्टर्ड पर्सन टू फर्निश रिटर्न विद इन 15 डेज। उनसे कहा जाएगा 15 दिन में आप रिटर्न फाइल कर दीजिए। फिलिंग विच द टैक्स लायबिलिटी विल बी असेस्ड अंडर सेक्शन 62 बेस्ड ऑन द रिलेवेंट मटेरियल अवेलेबल इंफॉर्मेशन विद प्रॉपर ऑफिसर। सेक्शन 144 होता है इनकम टैक्स एक्ट में, जिसे हम बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अगर वो नोटिस भेज रहे हैं इनकम टैक्स में कि भैया आप अपनी रिटर्न फाइल करके हमें बताओ कि इनकम क्या, और सुनते नहीं है ना, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से टैक्स निकाल देते हैं, वो जनरली ऊटपटांग होता है वो।
आपको परेशानी होती है, तो वही है ये सेक्शन 62। ये कह रहा है कि हमने कहा, मान लिया आप रजिस्टर्ड है, आपके पास नोटिस भेजा, रिटर्न फाइल करो, 15 दिन का टाइम है, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, आपको नोटिस भेजा 15 दिन में करो, आप सुन ही नहीं रहे, रिटर्न इन फाइल नहीं कर रहे, तो हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन हम उसके हिसाब से आपको एक निकाल देंगे टैक्स लाइबिलिटी, भैया इतना जमा कराना है, इंटरेस्ट पेनल्टी भी लगा दें। लेट फी सेक्शन 47, तो लेट फी इज एप्लीकेबल फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न और आउटवर्ड सप्लाई एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47। तो delay in filing any of the following by which respective due date affect the late fee. Statement of outward supply section 37, रिटर्न जो फाइल करनी है 39 में और फाइनल रिटर्न 45 में, टीसीएस स्टेटमेंट 52 में। तो इन पर क्या रहेगा, 100 रुपए एवरी डे और 5000 जो भी कम। ये केवल सीजीएसटी में लिखा है, तो एसजीएसटी का भी सेम अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आधा अमाउंट है, मानो डबल है, बैठेगा, ये दोनों में आपका लेट होगा ना। आपने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी रिटर्न लेट फाइल करी, तो उसके लिए बता रखा है, रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव नील आउटवर्ड सप्लाई, 500 रुपए है उनके लिए, या 20 रुपए पर डे जो भी कम हो, जिनकी 1.5 करोड़ से कम एग्रीगेट टर्नओवर है, 2000 या 50 रुपए पर डे जो भी कम हो, 5 से 1.5 करोड़ से 5 करोड़ है, 5000 रुपए, 50 रुपए जो भी कम हो पर डे, 5 करोड़ से ऊपर है तो 10,000 रुपए, 50 रुपए पर डे जो भी कम हो। तो ये अलग अलग आपकी जो है डिलेड फाइलिंग हो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 बी पर है। जीएसटीआर 4 किसके लिए था याद है, कंपोजिशन के लिए। तो अगर वो है तो आपका टोटल टैक्स नील है, तो 500 रुपए, 20 रुपए जो भी, 20 रुपए पर डे जो भी कम है, और अगर नील नहीं है तो 2000 रुपए और 50 रुपए पर डे जो भी कम। जीएसटीआर 9 किसके लिए थी? तो एनुअल रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं लेट, तो क्लास ऑफ एनुअल रिटर्न, अगर आपकी 5 करोड़ से कम की टर्नओवर है तो 50 रुपए पर डे या 0.04% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच इज लेस। रजिस्टर्ड पर्सन जिनकी 5 से 20 करोड़ के बीच में 100 रुपए पर डे या 0.04%, विच इज लेस रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग मोर देन 20 करोड़ तो 200 रुपए पर डे या 0.5% जो भी कम। तो ये थोड़ा सा आपको याद तो रखना है, ठीक है। जीएसटीआर 7 50 रुपए पर डे या 2000 रुपए जो भी कम हो। गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर सेक्शन 48, ये कहता है कि ऑथराइजेशन ऑफ एलिजिबल पर्सन टू एक्ट एज ए अप्रूव्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर, जैसे इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर भी थे, रजिस्टर्ड पर्सन में ऑथराइज है अप्रूव्ड जीएसटीपी टू फर्निश इंफॉर्मेशन ऑन हिज बिहाफ टू द गवर्नमेंट। तो हम किसी से कह सकते हैं वो हमारे बिहाफ पर सारे काम करता रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, इंसॉल्वेंट ना हो, कोई कोर्ट में केस ना चल रहा हो, है ना, और सेटिस्फाई एनी ऑफ द कंडीशन, रिटायर ऑफिसर ऑफ टैक्सेस मोर देन 2, ये सब एनरोल्ड है सिल टैक्स प्रैक्टिशनर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत आपको लेना है, लास्ट टॉपिक है बस। वो क्या कर सकता है, फर्निश डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, फर्निश मंथली एनुअल और फाइनल रिटर्न, मेक डिपॉजिट फॉर क्रेडिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश, फर्निश इंफॉर्मेशन फॉर ई वे बिल, फर्निश डिटेल, सारे काम करेगा, दुनिया भर के सारे काम बता, ठीक है। तो अब हम लास्ट में आते हैं, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमारे को चैप्टर के एंड में टेस्ट योर नॉलेज में दे रखा है। मिस्टर एक्स एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं रेगुलर स्कीम में, और इन्होंने
कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं करी है जुलाई के महीने में, क्या उन्हें जीएसटीआर 3B फाइल करनी है? तो हमने बात करी थी आपकी कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं है तो भी नील रेट से आपको फाइल करनी है। आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एसएमएस के थ्रू कर सकते हैं, बस आपको मैंडेटरी फाइल करनी ही है। तो यहाँ लिखा है ए रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश ए रिटर्न अंडर सेक्शन 39। सेक्शन 39 में बता रखा है कि आपको रेगुलर जो रजिस्टर्ड सप्लायर है उन्हें जीएसटीआर 3B फाइल करनी है मंथली, है ना। तो वहां पर आपको बता ही रखा है एवरी मंथ या क्वार्टरली बेसिस पर भी आप कर सकते हैं। सप्लाई नहीं है तो भी आपको करना है, और आप नील रेट नील अमाउंट है तो भी मैंडेटरी है, तो मंथली आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, नील रे के लिए एसएमएस से एक करना है बस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और हो जाएगा। नंबर 2 है इफ ए रिटर्न हैज बीन फाइल्ड हाउ कैन इट बी रिवाइज्ड इफ सम चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। तो हमने बात की थी कि रिवाइज तो नहीं की जा सकती, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिवाइज, बट आपको क्या करना है जैसे ही आपको पता चलेगा, आप डेबिट क्रेडिट नोट इशू करते हैं, जैसे ही पता चलेगा या तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट है वो आपके इनवॉइस में गड़बड़ है तो वो डेबिट क्रेडिट नोट के थ्रू होगा। अगर इनवॉइस ठीक है लेकिन आपने अपडेशन अपलोड करते हुए कुछ गलती कर दी है तो वो नेक्स्ट जैसे ही आपको पता चलेगा नेक्स्ट पीरियड में आपको अपडेट करना है। वही है, आप कोई भी रिवाइज नहीं कर सकते। तो जीएसटी में एक एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की डिटेल जाती है, और हमने बात करी थी कि जो आप रिटर्न फाइल करेंगे नेक्स्ट मंथ की, उसमें आपके लिए अलग से टेबल होता है पुराना अपडेट करने के लिए, है ना। तो आपके पास कोई रिवाइज रिटर्न का कोई फंडा नहीं है यहाँ, है ना। जो भी रिवाइज करना है उसके लिए या तो डेबिट क्रेडिट नोट होगा, है ना, तो उसको आप डालिए और इंटरेस्ट वगैरह डालिए, ये अमेंड करिए, और दे कैन नॉट अमेंड जीएसटीआर 1 इन द टेबल प्रीवियसली जो भी हमने फाइल करा उसमें कुछ भी आप नहीं कर सकते। सेक्शन 39(9) कहता है कि अगर कोई इनकरेक्ट या ओमिशन है जो आपने 39 सेक्शन में रिटर्न फाइल करी है उसमें भी आप नोटिस करते हैं तो आपको नेक्स्ट वाली रिटर्न में उस सबको इंक्लूड करना है। द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए आपको क्या है, एक अमेंडमेंट टेबल होता है उसमें आप कर सकते हैं। ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर को अलाउड होगा नेक्स्ट टाइम में आप करने के लिए, ठीक है। However, no such rectification of any omission or incorrect particular is allowed after the due date of furnishing return for the month of September or second quarter following the end of the financial year or actual date of annual return whichever is allowed. तो अगला जो सितंबर मंथ ऑफ सितंबर या सेकंड क्वार्टर उसका एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट ईयर में जो आप फर्निश करने की ड्यू डेट है, या एनुअल रिटर्न एक्चुअल डेट आपने रिटर्न फाइल करी है जो भी जल्दी है वहीं तक आप इसको अपडेट कर सकते हैं। ऑल टैक्स पेयर आर रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटीआर 1 ओनली आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड। तो देखो जीएसटीआर 1 आप तभी तो फाइल करेंगे जब मंथली, मान लिया मंथ के बाद आप कर रहे हैं तो मंथ कंप्लीट हो जाएगा तभी तो आप इसे कर पाएंगे। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, मतलब 99% तो ठीक है, एक्सेप्शन होता है जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है ना, या आपका कैंसिलेशन हो गया है तो फिर आपने सरेंडर कर दिया अपना जीएसटी नंबर, तो वो फिर जब कर दिया तो फिर तो आपको मंथ एंड तक की जरूरत ही नहीं है, आपको पहले ही करना है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए लिमिटेड टाइम के लिए ही आपका रजिस्ट्रेशन है, तो जब रजिस्ट्रेशन खत्म होगा उसके बाद आप फाइल करिए, उसके लिए पूरा टाइम पीरियड खत्म होने की जरूरत नहीं है। ये बात भी क्लियर है। मिस्टर कोहली एक रजिस्टर्ड सप्लायर है गुजरात में, ये जीएसटीआर 1 हर महीना डालते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब। वो इंडिया से बाहर गए थे तो वो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन उनकी हुई नहीं और उन्हें लग रहा है कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो क्या करना है जीएसटीआर 1। तो नहीं, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि हमें कोई भी एक्टिविटी नहीं है तो भी रिटर्न फाइल करनी है, वो डिटेल डालनी है ना। तो उन्हें वो ये नील वाली आ जाएगी मोबाइल के थ्रू, एक एसएमएस के थ्रू। मिस्टर कल्पेश इज ए रजिस्टर्ड डीलर इन केरला।
paying tax under composition levy from 1st April. However, he opted to pay tax under regular scheme from 1st December. तो क्या कर रहे हैं वो, 1st April से तो कंपोजिशन चल रहा है उनका, लेकिन 1st December से वो नॉर्मल में आ गए. Is he liable to pay GSTR 4 for the said financial year during which he opted for the composition scheme? तो हमें इन्हें दोनों ही करना पड़ेगा. तो where a taxpayer opts to withdraw from composition scheme, he has to file GSTR 4 for the period for which he has paid under the composition scheme. Such return is required to be furnished till 30th day of the April following the end of the financial year during which such withdrawal falls. तो उसने 1st दिसंबर को बोला तो अगली 30 अप्रैल तक को फाइल करना पड़ेगा. देयरफॉर इन द गिवन केस उसे GSTR 4 अगली 30 अप्रैल तक फाइल करना. मिसेस जरीना रजिस्टर्ड डीलर है राजस्थान में. GSTR 3B जून के लिए नहीं करी, जुलाई के लिए वो GSTR 3B फाइल करना चाहती है. क्या ये पॉसिबल है? आपको पुराना पहले सब कवर करना पड़ेगा तभी वो आगे का कर पाएंगे, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं होगा. 3910 कहता है रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट अलाउड टू फर्निश ए रिटर्न फॉर द पीरियड इफ द रिटर्न फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस पीरियड इज नॉट फर्निश्ड. तो वो जुलाई के लिए फाइल नहीं कर पाएंगी. ठीक है. List the detail of outward supply which can be furnished using invoice furnishing facility. तो हमने पढ़ा था क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप GSTR 1 डालते हैं तो शुरू के 2 महीने में IFF के थ्रू कर सकते हैं ताकि जो आपके रेसिपिएंट हैं, कस्टमर है, उनको ITC टाइमली मिल जाए. तो उसमें क्या डिटेल जाएगी? इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी. इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट सप्लाई जो भी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया उसका इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगा. डेबिट क्रेडिट नोट्स भी जाएंगे जो भी इस महीने में सच पीरियड इशूड प्रीवियसली, तो ड्यूरिंग द मंथ जो भी हमने करें वो भी सारी डिटेल उसमें जाएगी. ए इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एंड रजिस्टर्ड अंडर GST on a query regarding return filing process by potential client. A has represented him as a GST practitioner. A is the view that since he is a qualified chartered accountant with GST registration in the name of proprietorship firm, he is also qualified for GST practitioner. तो क्या ये बात ठीक है या नहीं? तो GST practitioner के लिए अलग हिसाब. तो understanding of A is not correct. Chartered accountant can become GST practitioner. However, holding a certificate of practice as a chartered accountant and having GST registration does not imply कि वो GST practitioner भी है. For becoming a GST practitioner, even a chartered accountant in practice has to follow the enrollment process of GST practitioner provided under GST law, and only upon approval of such enrollment can a chartered accountant represent him as a GST practitioner. Question number 9. Quick Tax, a GST return filing service provider, has asked its client to provide the scanned copy of the tax invoice issued to B2B customer for uploading on the GST portal and filing the return. Whether the process followed by Quick Tax is correct, आपको बताया गया था जब हम पढ़ रहे थे कि जो स्कैन कॉपी होती है उसको हमें अपलोड नहीं करना होता, उसकी डिटेल्स अपलोड करनी होती है. तो नो द प्रोसेस फॉलोड बाय क्विक टैक्स इज नॉट करेक्ट. The registered person supplying goods or service to B2B customer are required to upload the invoice-wise details of supplier made during the tax period. However, there is no requirement to upload the scanned copy of the invoices issued to customer on GST portal at the time of filing returns. Only information required as per the format of GST return to be captured in the return filing utility, and the same is to be uploaded on the GST portal and not the scan copy. ये भी क्लियर है. X Limited, a normal taxpayer, is winding up its business in Rajasthan.
the tax consultant of X Limited suggested that X Limited will have to file either the annual return or the final return at the time of voluntary cancellation of registration. Do you agree? No. उन्हें जो रिटर्न है वो तो अलग बात है और फाइनल रिटर्न अलग बात है. To know the stand taken by tax consultant is not correct. Annual return is to be filed every registered person. Final return is filed by registered person who have applied for cancellation within 3 months from the date of cancellation. In the given case, X एक registered person है, is winding up his business and has thus applied for cancellation. तो उन्हें both annual and final return फाइल करनी पड़ेगी. तो ये था हमारा जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक था हमारा. इसमें हमने सभी चैप्टर कंप्लीट कर लिए और स्टडी मटेरियल जो सीए इंस्टीट्यूट का था उसके अंदर लास्ट के क्वेश्चंस भी हमने कवर किए. अब हम एग्जाम तक समराइज्ड बात करेंगे, समरी वगैरह डिस्कस करते रहेंगे सो दैट आपके लिए बार बार इसको पूरा पढ़ना ना हो. पूरा पढ़ना पड़ता है हमें एक बार, उसके बाद हम साथ के साथ क्या बनाते रहते हैं, नोट्स, और उसके बाद हमें फिर जहां जहां हमें कंफ्यूजन होगी उसको पूरा पढ़ना, जहां जहां हमें माइंड में क्लैरिटी चाहिए उस पॉइंट को पूरा पढ़ना है. रिवाइज करते हुए हम थोड़ा ऊपर से भी पूरा पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में ये तो है नहीं एक लाइन लिख कर आएंगे. लेकिन अब हमें ज्यादातर ये करना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, समराइज करके बार बार करना है. अब एक तो हम पढ़ेंगे हर चैप्टर के एंड में हमें समराइज करके दिया हुआ है, एक तो हम वो करेंगे. हर चैप्टर के एंड में आप देखेंगे 5-7 पेज में इंस्टीट्यूट ने ही अपने स्टडी मटेरियल के एंड में दे रखा है समरी, तो वो हम करेंगे हर चैप्टर वाइज. और एक लास्ट में हम सेक्शन वाइज भी हम पूरा कर लेंगे, पूरा जीएसटी सेक्शन वाइज भी हम देख लेंगे, चैप्टर वाइज भी हम देख लेंगे. तो अब केवल हम रिवीजन करेंगे इसके अंदर पूरा, क्योंकि हमने डिटेल में सारा कंप्लीट कर लिया.